अभिलाषा हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम देखते हैं नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा कृत चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल चंद्रगुप्त ही नहीं वरन इनके सभी नाटक, इनकी सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और लगभग सभी परीक्षाओं में इनके नाटकों से और इनकी रचनाओं से, खासकर कामायनी आदि से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी लगा हुआ नाटक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक। पहले देखते हैं इसके पात्रों की संख्या बहुत अधिक है इसमें, और 4 अंकों का ये नाटक है, और दृश्य तो बहुत ही ज़्यादा इसमें भरमार है। गीत भी हैं, सभी गीत सभी संवाद इसके पूछे जाते हैं बार बार परीक्षाओं में। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसके पात्र देखिए, पुरुष पात्र इसमें है चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो मौर्य साम्राज्य का निर्माता है। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, नंद मगध सम्राट, राक्षस मगध का अमात्य है, वररुचि कात्यायन मगध का अमात्य है, सकटार मगध का मंत्री, आंभिक तक्षशिला का राजकुमार, सिंहरण मालवगढ़ मुख्य का कुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस, सिकंदर ग्रीक विजेता, फिलिप्स सिकंदर का छत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता, एनिसाक्रिटीज सिकंदर का सहचर, देवबल नागदत्त गढ़मुख्य मालव गणतंत्र के पदाधिकारी, साइबर्टियस मेगास्थनीज यवनदूत, गांधार नरेश आंबिक का पिता, सिल्यूकस सिकंदर का सेनापति, दांडयायन एक तपस्वी। और स्त्री पात्रों में है अलका तक्षशिला की राजकुमारी, सुवासिनी सकटार की कन्या, कल्याणी मगध राजकुमारी, नीला लीला कल्याणी की सहेलियां, मालविका सिंधु देश की कुमारी, कार्नेलिया सिल्यूकस की कन्या, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, और एलिस कार्नेलिया की सहेली। तो ये सब स्त्री पात्र थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इससे पहले हम नाटक को प्रारंभ करें, आपसे अभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करिए, लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। प्रथम अंक इसका नाटक, स्थान तक्षशिला के गुरुकुल का मठ। यहाँ पर चाणक्य और सिंहरण हैं। चाणक्य, सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी है। चाणक्य का कथन है, सौम्य कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दी। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। सिंहरण, आर्य मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्रशास्त्र की, इसलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूँ। चाणक्य, अच्छा अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? सिंहरण, अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। चाणक्य, मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहाँ क्यों आए हैं? सिंहरण, मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूँ। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज द्वेष से जर्जर है, शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सहसा आंभिक और अलका का प्रवेश होता है। आंभिक, कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो? सिंहरण, एक मालव। आंभिक, नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। सिंहरण, तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। आंभिक, देखता हूँ कि तुम दुर्विनीत भी हो। सिंहरण, कदापि नहीं राजकुमार, विनम्रता के साथ निर्भीक होना मालवों का वंशानुगत चरित्र है, और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। आंभिक, परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे, और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? आंभिक, चाणक्य चुप रहता है। आंभिक क्रोध से, बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर मेरे अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। चाणक्य, राजकुमार, ब्राह्मण न किसी राज्य में रहता और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन
माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। आंभिक वह काल्पनिक महत्व माया जाल है, तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। चाणक्य, सो कैसे होगा? अविश्वासी क्षत्रिय इसी से दस्यु और मलेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। आंभिक, और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो। सिंहरण, विद्यार्थी और कुचक्र असंभव, यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वाल्मीकि तक। आंभिक, बस बस दुर्धर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है? सिंहरण, कुछ नहीं। आंभिक, नहीं बताना होगा, मेरी आज्ञा है। सिंहरण, गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं। राजकुमार। अलका, भाई, इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है, यह अवज्ञा भी स्पृहणीय है, जाने दो। चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं जो यूं यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। सिंहरण, हाँ हाँ, रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यावर्त की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार, संभवतः तक्षशिलाधीश वाल्मीकि तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। आंभिक पैर पटक कर, ओह असह्य युवक, तुम बंदी हो। सिंहरण, कदापि नहीं, मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता। आंभिक तलवार खींचता है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। यह क्या राजकुमार, खड्ग को कोष में स्थान नहीं है क्या? सिंहरण व्यंग्य से, वह तो स्वर्ण से भर गया है। आंभिक, तुम सब कुचक्र में लिप्त हो और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्युदंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चंद्रगुप्त, क्यों क्यों, वह क्या एक निस्सहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो, बस इसलिए? आंभिक तलवार चलाता। चंद्रगुप्त अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आंभिक की तलवार छूट जाती है। वह निस्सहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। बीच में अलका आ जाती है। सिंहरण, वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ, राजकुमार यहाँ कोई कुचक्र नहीं है, अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा स्वयं करो। चाणक्य, राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचेगा। अलका, ऐसा ही हो, चलो भाई। क्षुब्ध दाम्भिक उसके साथ चला जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो, और सिंहरण तुम भी। चंद्रगुप्त, आर्य, हम मागध हैं और यह मालव, अच्छा होता कि यही गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते। चाणक्य, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों की सी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं, तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। चंद्रगुप्त, आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण, मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। चाणक्य, देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। सिंहरण, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। चाणक्य, तुम मालव हो और यह मगध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना? परंतु आत्मसम्मान इतने ही से संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे? आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बस भावी गांधार नरेश आंभिक के हृदय में शल्ग के समान चुभ गई है। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय आंभिक यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावर्त का सर्वनाश होगा। चंद्रगुप्त, गुरुदेव, विश्वास रखिए, सब कुछ ही नहीं होने पावेगा। ये चंद्रगुप्त आपके चरणों को की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहाँ कुछ न कर सकेंगे। चाणक्य, तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु इसके पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो।
यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊंगा। और सिंहरण, तुम भी सावधान। सिंहरण, आर्य, आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान। सिंहरण, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रणलक्ष्मी इंद्रधनुष से विजय माला हाथ में लिए उस सुंदर लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय में मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी स्वागत। अलका, मालव वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया। सिंहण, क्यों देवी, क्या मैं यहाँ रहने के उपयुक्त नहीं हूँ? अलका, नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनधिकार चेष्टा की थी। देखती हूँ कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सिंहरण, परंतु भद्रे, जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरों को लाभ ही पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है परंतु निष्फल नहीं। अलका, किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंहरण, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। अलका, मालव, तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है और वही यहाँ आपत्ति में है। सिंहरण, राजकुमारी इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव नहीं, गांधार भी है। क्या यही क्या समग्र आर्यावर्त है? इसलिए मैं। अलका, आश्चर्य से, क्या कहते हो? सिंहरण, गांधार आर्यावर्त से भिन्न नहीं है, इसलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अलका, निश्वास लेकर, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हों उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यावर्त के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यावर्त की बालिका हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आंभिक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। सिंहरण, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। शीघ्र ही चला जाऊंगा देवी, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यमन सेना न पार कर सकती। अलका, मैं चेष्टा करूंगी वीर। तुम्हारा नाम? सिंहरण, मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण। अलका, अच्छा, फिर कभी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए प्रस्थान करते हैं। मगध सम्राट का विलास कानन। विलासी युवक और युवतियों का विहार। नंद प्रवेश करके, आज वसंत उत्सव है क्या? एक युवक, जय हो देव, आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है नंद, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, फिर आमोद कैसा? एक युवक एक युवती से, देखो देखो, तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच और अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद? एक युवती, हम लोग तो निमंत्रित नागरिक हैं देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है। नंद, वाह, यह अच्छा उलाहना रहा। अनुचर से, मूर्ख, अभी और कुछ सुनवाएगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूँ। ले आ, शीघ्र ले आ। नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमती, सबसे कह दो, नागरिक नंद कुसुमपुर के कमनीय कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है और आज के दिन के लिए वह तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है। अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश और चषक पहुंचाते हैं। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश, पीछे पीछे कुछ नागरिक। राक्षस, सुवासिनी, एक पात्र और, चलो इस कुंज में। सुवासिनी, नहीं, अब मैं न संभल सकूंगी। राक्षस, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? सुवासिनी, मेरी एक इच्छा है। एक नागरिक, क्या इच्छा है सुवासिनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मृक्षणा की लालसा है। सुवासिनी, अच्छा, तो अभिनय के साथ।
सब उल्लास से सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। सुवासिनी, परंतु राक्षस को कच का अभिनय करना पड़ेगा। एक नागरिक, और तुम देवयानी का देवयानी क्यों, यही ना? राक्षस सचमुच राक्षस होगा, यदि इसमें आनाकानी करे तो चलो राक्षस। दूसरा, नहीं मूर्ख, राक्षस कह, इतने बड़े कला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए तू इतना भी नहीं जानता? आर्य राक्षस, इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। कुछ मूक अभिनय, फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित गान। तुम कानन किरण किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते यौवन के घन रस कंढरते। ले हे लाज भरे सौंदर्य, बता दो मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कगारों में, कल कल ध्वनि की गुजारा में, मधुसरिता की यह हंसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों? बेला विभ्रम की बीत चली, रजनीगंधा की कली खिली, अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल कालित हो यूं छिपते हो क्यों? साधु साधु की ध्वनि। नंद, उस अभिनेत्री को यहाँ बुलाओ। सुवासिनी नंद के समीप आकर प्रकट होती है। नंद, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक, अपितु वास्तविक घटना जैसी देखने में आवे वैसी ही। नंद, तुम बड़े कुशल हो, ठीक कहा। सुवासिनी, मुझे तो दंड मिले, आज्ञा कीजिए देव। नंद, मेरे साथ एक पात्र। सुवासिनी, परंतु देव, एक बड़ी भूल होगी। नंद, वह क्या? सुवासिनी, आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ। नंद, राक्षस नागरिक यही है देव। राक्षस आकर प्रणाम करता है। नंद, वसंत गाना होगा। राक्षस, उसका मूल्य होगा, एक पात्र देती है। सुवासिनी का मान मूक अभिनय करती है। राक्षस सुवासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। निकल मत मुझे हंसी का शीत, शरद नीरद माला के बीच, तड़प ले प्रेम पुआर, जलन कुछ कुछ है मीठी पीर, संभाले बात कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो न अधीर, अश्रु में सुंदर विरह निशीथ। भरे तारे न लुढ़कते आह, ढुलकते आह, न उफना दे आंसू हैं भरे, इन्हीं आँखों में उनकी चाह, काकली सी बनने की तुम्हें लगन लग जाए न हे भगवान। पपीहा का पी सुनता कभी, अरे कोकिल की देख दशा न, हृदय है पास सास की राह, चले आना जाना चुपचाप, अरे छाया बन छू मत उसे, हिलाकर धड़कन से अविनीत, जगा मत सोया है सुकुमार, देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। कई नागरिक, स्वर्गीय अमात्य वक्रनाश के कुल की जय। नंद, क्या कहा, वक्रनाश का कुल? नागरिक, हाँ देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भ्रातृपुत्र हैं। नंद, राक्षस, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो। उसे माला पहनाता है और शस्त्र देता है। सब सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो। नंद और सुवासिनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। सब हर्ष प्रकट करते हुए जाते हैं। तीसरा दृश्य, पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। चाणक्य प्रवेश करके, झोपड़ी ही तो थी पिताजी, यहीं मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव कराते थे। ब्राह्मण थे, रित और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है। प्रजा की खोज है, किसे वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या कहीं मर गया होगा। एक प्रतिवेशी का प्रवेश। प्रतिवेशी देखकर, कौन हो जी तुम? इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो? चाणक्य, ये घर हैं जिन्हें पशु की खोह कहने में भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लूटने का भय हो। प्रतिवेशी युवक, क्या तुम किसी को खोज रहे हो? चाणक्य, हाँ, खोज रहा हूँ, यहीं झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चड़क को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हो? प्रतिवेशी सोचकर,
ओहो, कई बरस हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया। हंसकर, वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था। उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री सकटार के लिए। उसने सुना कि राजा ने सकटार का बंदी गृह में वध करवा डाला। ब्राह्मण नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्य का जारज पुत्र नंद, महापद्य का हत्याकारी नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा। नागरिकों सावधान। चाणक्य, अच्छा तब क्या हुआ? प्रतिवेशी, वह पकड़ा गया। सो भी कब? जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपद में मुक्त कंठ से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे। नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र सकटार बंदी है, मारा नहीं गया। पर वह बड़ा हाठी था, उसने न माना, न ही माना। नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्राह्मस्व बौद्ध विहार में दे दिया और उसे मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है। चाणक्य उसे जाता है, चाणक्य उसे बुलाकर, अच्छा एक बात और बताओ। प्रतिवेशी, क्या पूछते हो जी तुम? इतना जान लो कि नंद को ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। चाणक्य, होने दो, परंतु यह तो बताओ सकटार का कुटुंब कहाँ है? प्रतिवेशी, कैसे मनुष्य हो? अरे राजकोपानल में वे सब जल मरे, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था? छी, जाना चाहता है। चाणक्य, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, सकटार की कन्या सुवासिनी कहाँ है? प्रतिवेशी जोर से हंसता है। युवक, वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहां भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। जाता है। चाणक्य, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई, सुवासिनी अभिनेत्री हो गई। संभवतः पेट की ज्वाला से एक साथ दो दो कुटुंबों का सर्वनाश, और कुसुमपुर फूलों की सेज में ऊँघ रहा है। क्या इसीलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध, मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर एक बार चलूं, नंद से कहूं, नहीं मेरी भूमि मेरी वृत्ति वही मिल जाए। मैं शस्त्र व्यवसायी न रहूंगा, मैं कृषक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या? तो चलूं देखकर, यह एक लकड़ी का स्तंभ अभी उसी झोपड़ी का खड़ा है। इसके साथ मेरे बाल्यकाल की सहस्त्रों भंवरियां लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जा, खंभा खींचकर गिराता हुआ चला जाता है। चौथा दृश्य, कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन का पथ। राक्षस, सुहासिनी, हठ न करो। सुहासिनी, नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुहासिनी जी नहीं सकती। अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी, उसने व्यंग्य किया, और वह बड़ा कठोर था। राक्षस, उसने कहा वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुगत पतितों की भी कमी नहीं। राक्षस, यह उसका अन्याय था सुवासिनी, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही कठोर ब्राह्मण हो। राक्षस, मैं वैसा हूँ कि नहीं यह पीछे मालूम होगा, परंतु सुवासिनी, मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूँ, केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक। इतना ही संसार दुखमय है। सुवासिनी, इसके बाद? राक्षस, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षु भी न बन सका। सुहासिनी, तब आज से मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। राक्षस, मैं प्रस्तुत हूँ। सुहासिनी, फिर लो, मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है, और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। राक्षस, इतना बड़ा सुख स्वप्न का जाल आंखों में न फैलाओ। सुवासिनी, नहीं प्रिय, मैं तुम्हारी अनुचरी हूँ। मैं नंद की विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। जाती है। राक्षस, एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है, समझ में नहीं आता। आंख मीच कर सुवासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम मैं हस्तगत कर लूँ, नहीं राजकोप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब व्यर्थ हैं। सुवासिनी, एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है, उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा,
नेपथ्य से हटो, मार्ग छोड़ दो। राक्षस, कोई राजकुल की सवारी है तो चलूं? जाता है। राक्षस रक्षियों के साथ शिविका पर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश। कल्याणी शिविका से उतरती हुई लीला से शिविका उद्यान के बाहर ले जाने के लिए कहो और रक्षी लोग भी वहीं ठहरे। शिविका लेकर रक्षक जाते हैं। कल्याणी देखकर, आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या? जा तो नील देखा। नीला जाती है। नीला, राजकुमारी चलिए, इस श्वेत शिला पर बैठे, यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी प्रियहड़ीय नहीं। कल्याणी, चल। दोनों जाकर बैठती हैं। नीला आती है। नीला, राजकुमारी, आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए आए हैं। कल्याणी, क्या सब लौट आए हैं? नीला, यह तो न जान सकी। कल्याणी, अच्छा तू भी बैठ, देख कैसी सुंदरी माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में भी लता ऐसी हरी भरी नहीं, जैसे राज आतंक से वे भी डरी हुई हों। सच नीला, मैं देखती हूँ कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता। डरते भले ही हों सखी, मुझ पर उनका कन्या सा ही स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है। कल्याणी, मुझे इसका बड़ा दुख है। देखती हूँ कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है, परंतु इसका उपाय क्या है? देख नीला, वे दो कौन इधर आ रहे हैं। चल हम लोग छिप जाएं। सब कुंज में चली जाती हैं। दो ब्रह्मचारियों का प्रवेश। एक ब्रह्मचारी धर्मपालित मगध को उन्माद हो गया है। वह जनसाधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासिता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए नहीं। मैं अभी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। गणतंत्रों के सब प्रजा वन्य विरुद्ध के समान स्वच्छंद फल फूल रही है। इधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है। दूसरा ब्राह्मण, स्नातक, तुम ठीक कह रहे हो। महापद्य का जारज पुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांत विहीन नृशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है, परंतु तुम देश विदेश देख कर आए हो। आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। वहाँ सब तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने का अवसर मिलेगा। पहला ब्राह्मण, चलो दोनों जाते हैं। कल्याणी बाहर आती है। कल्याणी सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। इतना कदर्थित राजपद, जिसे साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखता है, कितने मूल्य का है? लीला, नेपथ्य से भागो भागो, यह राजा का हेरी चीता पिंजरे से निकल भागा। भागो भागो। तीनों डरती हुई कुंज में छिपने लगती हैं। चीता आता है। दूर से तीर आकर उसका सिर भेद कर निकल जाता है। धनुष लिए चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, कौन यहाँ है? किधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ा था। देखकर, अरे यहाँ तो 3 सुकुमारियां। भद्रे पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुंचाई? लीला, साधु वीर, राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। चंद्रगुप्त, कौन राजकुमारी? कल्याणी देवी। लीला, हाँ यही न है। भय से मुख विवर्ण हो गया है। राजगुप्त, चंद्रगुप्त, राजकुमारी मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। कल्याणी स्वस्थ होकर सलज, नमस्कार चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई। तुम भी स्नातक होकर लौटे हो? चंद्रगुप्त, हाँ देवी। तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलम्ब होता है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया था, अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल सहचरों को भी पहचान न सका। कल्याणी, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे न भूल जाओगे। चंद्रगुप्त, देवी, यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुंचा। चलिए शिविका तक पहुंचा दूं। सब जाते हैं। 5वां दृश्य, मगध में नंद की राजसभा। राक्षस और सभासदों के साथ नंद तब राक्षस दूत लौट आए हैं और उन्होंने कहा कि पंचनद नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं। नंद, क्यों? राक्षस, प्राच्य देश के बौद्ध और शूद्र राजा की कन्या से वे परिणय नहीं कर सकते। नंद, इतना गर्व? राक्षस, यह उसका गर्व नहीं है, धर्म का दंभ है, व्यंग है। मैं इसका फल दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच जाएगा। ब्राह्मणों का यह प्रतिहारी का प्रवेश।
प्रतिहारी जय हो देव, मगध से शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला के स्नातक आए हैं। नंद लिवा लाओ। दौवारी का प्रस्थान, चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश। स्नातक राजाधिराज की जय हो। नंद स्वागत अमात्य, वर रुचि अभी नहीं आए, देखो तो। प्रतिहारी का प्रस्थान और वर रुचि के साथ प्रवेश। वर रुचि जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। नंद तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। वर रुचि राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है। नंद किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ स्नातकों को भेजने में लगता है या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो। राक्षस, केवल सधर्म की शिक्षा ये मनुष्यों के लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती है। चाणक्य का सहसा प्रवेश, त्रस्त दौवारिक पीछे पीछे आता है। चाणक्य, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही संघ विहार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। नंद, तुम अनधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी। चाणक्य, तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। नंद, ब्राह्मण ब्राह्मण, जिधर देखो कृत्या के समान इनकी शक्ति ज्वाला धधक रही है। चाणक्य, नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ है, भस्मावगुंठित अंगारे रह गए हैं। राक्षस, तब भी इतना ताप। चाणक्य, वह तो रहेगा ही, जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यावर्त का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। नंद, ब्राह्मण, तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। चाणक्य, महाराज, उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल से मैंने अध्यापन का कार्य भी किया है, इसलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूँ। नंद, तुम चुप रहो। चाणक्य, एक बात कहूँ महाराज। राक्षस, क्या। चाणक्य, यवनों की विकट वाहिनी निर्धर्ष निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई है। तक्षशिलाधीश की भी उसमें अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्यावर्त पदाक्रांत होगा। उत्तरापथ में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं, वे उसे सम्मिलित पारसिक यवन बल को रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। कल्याणी प्रवेश करके, पिताजी, मैं पर्वतेश्वर की गर्व की परीक्षा लूंगी। मैं वृषल कन्या हूँ, उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किस छत्राणी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन्न गांधार युद्ध में मगध की एक सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। नंद हंसता है। राक्षस, राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं रहती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उद्धत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता। चाणक्य, सच है, बौद्ध अमात्य परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद न रखेंगे। नंद, वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहारी तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य, राजाधिराज, मैं जानता हूँ कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। अपने अपहृत ब्राह्मत्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण न मिलेगी, परंतु राष्ट्र के लिए। नंद, क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान? निकालो इसे अभी यहाँ से। प्रतिहारी आगे बढ़ता है, चंद्रगुप्त सामने आकर रोकता है। चंद्रगुप्त, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उत्तरापथ से आ रहा हूँ। आर्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य के हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। चंद्रगुप्त, हाँ देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए ही तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों गांधार का उपप्लव देखा है। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है, यह आगंतुक आपत्ति पंचनद प्रदेश तक ही न रह जाएगी। नंद, अबोध युवक, तो क्या इसीलिए अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूं? असंभव है।
तुम राजाज्ञाओं में बाधा न देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहारी, निकालो इस ब्राह्मण को, यह बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। चंद्रगुप्त, राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभ चिंतकों को शत्रु बनाएंगे। राजकुमारी, पिताजी चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी भी मान लीजिए। नंद, चुप रहो, ऐसे उदंड को मैं कभी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो। अब कभी मगध में मुंह न दिखाना। प्रतिहारी दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य रुक कर कहता है, चाणक्य, सावधान नंद, तुम्हारी धर्म अंधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी, उसमें नंद वंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के भावों के बल पड़ने लगा है। वो समय आ गया है कि शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाए और संध क्षत्रिय धर्माभिषिक्त हों। नंद, यह समझ कर कि ब्राह्मण अवध्य है, तुम मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहारी, इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर करो। प्रतिहारी उसकी शिखा पकड़कर घसीटता है। वह निशंक और दृढ़ता से कहता है, चाणक्य, खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते, खींच ले। परंतु यह शिखा नंदकुल की काल सर्पिणी है, वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंदकुल निशेष न होगा। इसे बंदी करो। चाणक्य बंदी किया जाता है। छठवां दृश्य, सिंधु तट, अलका और मालविका। मालविका, राजकुमारी, मैं देख आई उद्वान में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं और मैंने उस उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, पर इसके देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। अलका सखी, बड़ा दुख होता है जब मैं यह स्मरण करती हूँ कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखूँ तेरा मानचित्र। मालविका मानचित्र देती, अलका उसे देखती है। एक यवन सैनिक का प्रवेश वो मानचित्र अलका से लेना चाहता है। अलका, दूर हो दुर्विनीत दस्यु, मानचित्र अपने कंचुक में छिपा लेती है। यवन, यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूँ, परंतु सुंदरी तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे सब प्रमाण बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका, यह असंभव है। पहले तुम्हें बताना होगा कि तुम यहाँ किस अधिकार से यह अत्याचार किया चाहते हो। यवन, मैं देवपुत्र विजेता अलछेंद्र का नियुक्त अनुचर हूँ और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूँ। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। अलका, ओह यवन, गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य ललनाओं के साथ धृष्टता का व्यवहार करो। यवन, करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। अलका, कदापि नहीं। यवन, क्या यह वही मानचित्र है जिसे इस स्त्री ने उद्भांड में बनाना चाहा था? अलका, परंतु यह तुम्हें नहीं मिल सकता। यदि तुम सीधे यहाँ से न टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी। यवन, तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वे मेरी ही सहायता करेंगे। अंगूठी दिखाता है। अलका देखकर सिर पकड़ लेती है। यवन हंसता हुआ, अब ठीक पथ पर आ गई होगी बुद्धि, लाओ मानचित्र मुझे दे दो। अलका निस्सहाय इधर उधर देखती है। सिंहरण का प्रवेश। सिंहरण चौंक करे, हैं कौन? राजकुमारी और यह यवन? अलका, महावीर, स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि यह चला जाए। सिंहरण, यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? यवन, मेरी उस सभ्यता ने ही मुझे रोक लिया, नहीं तो मेरा यह कर्तव्य था कि मैं उस मानचित्र को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसे बनता है ले ही लेता। सिंहरण, तुम बड़े प्रगल्भ हो। यवन, क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो? यवन, उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी दूरी से आया हूँ। सिंहरण, राजकुमारी, यह मानचित्र मुझे देखकर आप निरापद हो जाएं, फिर मैं देख लूँगा। अलका मानचित्र देती हुई, तुम्हारे लिए ही तो यह मंगाया गया था। सिंहरण उसे रखते हैं, ठीक है, मैं रुका भी इसीलिए था। यवन से, हाँ जी कहो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? यवन खड़ग निकाल कर, मानचित्र मुझे दे दो या प्राण देना होगा। सिंहरण, उसके अधिकारी का निर्वाचन खड़ग करेगा, तो फिर सावधान हो जाओ। तलवार खींचता है। यमन के साथ युद्ध। सिंहरण घायल होता है, परंतु यमन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है। वह भाग निकलता है। अलका, वीर, यद्यपि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है।
वह जाकर कुछ उत्पात मचावेगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सिंहरण हंसता और रक्त पोंछता हुआ, मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूँ। परंतु बड़ा अनर्थ हुआ चाहता है। क्या गांधार नरेश किसी तरह न मानेंगे? अलका कदापि नहीं, पर्वतेश्वर से उनका बद्धमूल बैर है। सिंहरण अच्छा देखा जाएगा, जो कुछ होगा। देखिए मेरी नौका आ रही है, अब विदा मांगता हूँ। सिंधु में नौका आती है, घायल सिंहरण उस पर बैठता है। सिंहरण और अलका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अलका, मालविका भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम जाने योग्य इस समय नहीं हो। सिंहरण, जैसी आज्ञा, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा। जन्मभूमि के लिए यह जीवन है, फिर जब आप सी सुकुमारियाँ इसकी सेवा में कटिबद्ध हैं, तब मैं पीछे कैसे रहूंगा। अच्छा, नमस्कार। मालविका नाव में बैठती है। अलका सतृष्ण नेत्रों से देखती हुई नमस्कार करती है। नाव चली जाती है। 4 सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश। यवन, निकल गया मेरा अहेर, यह सब प्रपंच इसी रमणी का है, इसको बंदी बनाओ। सैनिक अलका को देखकर सिर झुकाते हैं। यवन, बंदी करो। सैनिक, सैनिक, मैं नहीं कर सकता। यवन, क्यों? गांधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? सैनिक, यही कि आप जिसे कहेंगे उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चलेंगे। यवन, फिर विलंब क्या? अलका संकेत से वर्जित करती है। सैनिक, हम लोगों की इच्छा है। यवन, तुम राजविद्रोही हो। सैनिक, कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से न हो सकेगा। यवन, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा, मैं स्वयं बंदी बनाता हूँ। अलका की ओर बढ़ता है। सैनिक तलवार खींच लेते हैं। यवन, ठहर कर, यह क्या? सैनिक, डरते हो क्या कायर? स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने से भाग निकले। यवन, तो क्या तुम राजकीय आज्ञा का स्वयं न पालन करोगे, न करने दोगे? सैनिक, यदि साहस हो मारने का तो आगे बढ़ो। अलका सैनिकों से, ठहरो, विवाद करने का समय नहीं है। यवन से, कहो तुम्हारा अभिप्राय क्या है? यवन, मैं तुम्हें बंदी बनाना चाहता हूँ। अलका, कहाँ ले चलोगे? यवन, गांधार नरेश के पास। अलका, मैं चलती हूँ, चलो। आगे अलका, पीछे यवन और सैनिक जाते हैं। अब मुझे इस पहले अंक का ये 7वां दृश्य है, मगध का बंदी गृह। इससे मैं आगे का वीडियो अगले भाग में बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अपलोड करने में काफ़ी समस्या होती है जब ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है। तो इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।